वेलकम एवरीवन। डेवलपमेंट के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ ही पढ़ चुके हैं। और हमने जब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े तो उसमें एक प्रिंसिपल आया था कि डेवलपमेंट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का। और मैंने तब भी थोड़ा सा शायद मेंशन किया था कि इस पे एक साइकोलॉजिस्ट ने काम किया जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट ने पर्टिकुलरली इस फील्ड पे काम किया कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है, उस पे किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। तो उनको उन फैक्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन साइकोलॉजिस्ट ने। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उनकी थ्योरी, और नाम है उनका ब्रॉनफेन-ब्रेनर, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, और थ्योरी का नाम है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। एज सच तो मतलब इसके नाम में थ्योरी आ रहा है, हालांकि ये बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है जैसे आपने और बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़ी है, पियाजे की, कोहलबर्ग की, वाइगॉत्स्की की, इन सबको जो आपने पढ़ा है, तो उतनी बड़ी थ्योरी नहीं है ये, बट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। इंपॉर्टेंट सिर्फ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे हैं, एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही हैं, बट अगर आपको किसी एक पर्सन को समझना है कि वो जैसे है वो वैसे क्यों है, उनकी थिंकिंग, उनका बिहेवियर, उनकी नॉलेज, उनकी लर्निंग, उनकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी, तो हमें ब्रॉनफेन-ब्रेनर की थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसी चीज को एक्सप्लेन करती है कि एक इंसान जैसा है उसके होने की वजह, उसके वैसा होने की वजह उसका एनवायरमेंट है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर है, जिनका पूरा नाम है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने रिसर्च करी और इफेक्ट बताया डेवलपमेंट के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। तो बहुत सारे फैक्टर्स को इन्होंने मेंशन किया है अपनी थ्योरी में। अब अगर हम नाम की बात करें तो इसमें एक वर्ड आ रहा है बायो और एक वर्ड आ रहा है इकोलॉजिकल। पुराना जो नाम था थ्योरी का, पहले इस नाम से नहीं थी, पहले था ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी। बायो वर्ड नहीं था, बायो वर्ड नहीं था उसमें, तो इकोलॉजिकल थ्योरी था सिर्फ, बट बाद में बायो वर्ड भी ऐड कर दिया गया क्योंकि इस बात को लेकर इनको क्रिटिसाइज किया गया था। तो हम क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे। तो नाम का मतलब क्या है? बायो का मतलब है हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर्स। तो ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने एक्चुअली इस चीज को इग्नोर कर दिया था पहले तो, बट बाद में क्रिटिसिज्म के बाद थोड़ा बहुत ऐड किया। तो मानते हैं कि एक पर्सन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसमें उसकी हेरिडिटी का कंट्रीब्यूशन तो है, बट जो मेजर स्ट्रेस है, जो ब्रॉनफेन-ब्रेनर का मेजर स्ट्रेस है, वो कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब एनवायरमेंट, आसपास का एनवायरमेंट, जिसमें लिविंग चीजें आती हैं, नॉन लिविंग चीजें आती हैं, हर तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो ब्रॉनफेन-ब्रेनर कहते हैं कि एक पर्सन के ऊपर उसके एनवायरनमेंट का, उसके इकोलॉजी का, जिसमें लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उनका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और फिर बाद में जब क्रिटिसिज्म मिला तो उसके बाद उन्होंने हेरिडिटी को भी इंक्लूड कर लिया। तो नाम का यहाँ पे जो नाम में दो टर्म आ रहे हैं, एक बायो और इकोलॉजिकल। बायो का मतलब हेरिडिटी से है और इकोलॉजी का मतलब एनवायरनमेंट से है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी मेजरली तो एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को एक्सप्लेन करती है, और उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया कि एक जो पर्सन है उसके आसपास जो है सराउंडिंग्स, उसमें जो लिविंग चीजें हैं, उसमें जो नॉन लिविंग चीजें हैं, उनका इंपैक्ट भी बच्चे पे पड़ता है। अभी आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, सच कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, दो बच्चे हैं, दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं स्कूल में। मान लो दोनों बच्चे सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, तो दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल से फिर वो वापस घर आते हैं। अब जब घर आते हैं तो सुनिए क्या होता है। एक बच्चा जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, उसके माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, तो पेरेंट्स दोनों जॉब करने गए हैं, और बच्चे को संभालने के लिए उन्होंने एक आया रखी हुई है, एक क्या कह सकते हैं, बेबी सिटर। ठीक है, तो वो आके बच्चे का ध्यान रखती है। जो दूसरा है बच्चा, वो जॉइंट फैमिली कह सकते हो या थोड़ी बड़ी फैमिली में रहता है, बड़ी इस सेंस में कि उसके माता पिता तो जॉब करते हैं, दोनों जाते हैं जॉब पे, बट उसके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं। तो बच्चे दोनों जब घर आते हैं तो एक बच्चा तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेल रहा है, और जो दूसरा बच्चा है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, बट वो आता है, वो आया के साथ खेलता है। खेलता भी क्या है, वो टीवी देखता रहता है, ऐसा मान लीजिए। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि दोनों बच्चों का डेवलपमेंट सेम नहीं हो रहा होगा, दोनों बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा होगा। तो यहाँ पे इसी चीज को ब्रॉनफेन-ब्रेनर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है उनके अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से, भले बाकी चीजें सेम हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पे दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, दोनों के पेरेंट्स, दोनों मदर फादर जॉब करते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा जो फर्क है उसकी वजह से डेवलपमेंट में डिफरेंस आएगा। तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं
ब्रॉनफेनब्रेनर, और वो बताते हैं जो पर्सन है वो है सेंटर में और आसपास वो फैला हुआ है, घिरा हुआ है अपने सराउंडिंग के लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजों से, और वो लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें जो है वो उस पर्सन पे अपना इंपैक्ट डालती हैं। ठीक है, ये जो सराउंडिंग में बहुत सारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसको ब्रॉनफेनब्रेनर सिस्टम कहता है। सिस्टम कि कुछ सिस्टम है और सिस्टम से एक्सप्लेन करता है इनको। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि क्या है ये सिस्टम। इसको छोटा सा एक डायग्राम जैसा कह सकते हो, वैसा सब बना के समझना है। तो वन बाय वन हमें सिस्टम को समझते हैं। तो ब्रॉनफेनब्रेनर ने कहा कि बच्चा जो है वो है सेंटर में, तो ये है हमारा बच्चा, ये है चाइल्ड। ठीक है, और ये घिरा हुआ है आसपास बहुत सारे सिस्टम से, तो वो सिस्टम हमें समझने हैं। तो मैं जरा पहले डायग्राम बनाता हूं। तो ये तो बच्चा है, अब ये सबसे पहले घिरा है एक सिस्टम से, फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाहर एक दूसरा सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है बहुत सारे। फिर इसके बाहर तीसरा सिस्टम है, फिर तीसरे सिस्टम के बाहर चौथा सिस्टम है, और सबसे एंड में फिर पांचवा सिस्टम है सबसे बाहर। तो ये 5 सिस्टम है। अब आप देखिए यहां पे बिल्कुल सेंटर में है बच्चा, जो सबसे अंदर वाला है वो सिस्टम नहीं है, वो है बच्चा या इंडिविजुअल जिसकी हम बात करें, तो वो है बच्चा या इंडिविजुअल, और वो 5 तरह के सिस्टम से घिरा हुआ है। ये सारे लिविंग नॉन लिविंग चीजों से मिलकर बने हैं और इन सबके अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। तो वो मुझे आपको समझाने की क्या बताया ब्रॉनफेनब्रेनर ने कि क्या है ये सिस्टम और क्या होता है इनमें। ठीक है, तो सबसे पहले जरा नाम की ही बात करते हैं। इनके फर्स्ट सिस्टम, उसका नाम है माइक्रो सिस्टम। हिंदी में कहते हैं, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो हिंदी में कहते हैं इसको लघु मंडल या सूक्ष्म मंडल। मंडल मतलब सिस्टम। अब ये माइक्रो सिस्टम है क्या? माइक्रो सिस्टम क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल, ये स्मॉल सिस्टम है। पहली चीज आप देख भी सकते हो सर्कल थोड़ा छोटा है, बट माइक्रो सिस्टम स्मॉल तो है, बट ये बच्चे से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आप खुद देख सकते हो बच्चा और माइक्रो सिस्टम आपस में बिल्कुल टच करते हैं, बट बाकी सिस्टम तो दूर है ना। तो बच्चा और माइक्रो सिस्टम आपस में बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है, या हम ये कह सकते हैं माइक्रो सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो सिस्टम बच्चे पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है माइक्रो सिस्टम का। दूसरी चीज, बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है माइक्रो सिस्टम का। ठीक है, अभी माइक्रो सिस्टम में आता क्या है? माइक्रो सिस्टम में आते हैं मेनली स्कूल और घर, बच्चे का घर, होम एंड स्कूल, और इन दोनों का अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए दोनों को जोड़कर जो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ रहा है वो आता है माइक्रो सिस्टम में। जैसे कि बच्चे के घर में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनका इंपैक्ट पड़ रहा है, बच्चे के घर में टीवी है उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, फिर बच्चे के स्कूल में अगर हम बात करें टीचर्स हैं उनका इंपैक्ट पड़ रहा है, स्कूल में बच्चे के और फ्रेंड्स हैं उनका इंपैक्ट पड़ रहा है, स्कूल में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, जैसी पढ़ाई हो रही है, उसमें जो लैब है, लेबोरेटरी में कैसे इंस्ट्रूमेंट है, एक्टिविटीज कौन सी कराई जा रही है, उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो माइक्रो सिस्टम में बस 2 चीजें आ रही हैं, घर और स्कूल, और दोनों का अलग अलग इंपैक्ट पड़ रहा है, दोनों का आपस में साथ में नहीं पड़ रहा, अलग अलग पड़ रहा है, और फिर दोनों को जोड़कर बन रहा है हमारा माइक्रो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम क्या है? बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बच्चे पर सीधा प्रभाव डालता है, बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। आप खुद समझ सकते हो घर और स्कूल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है बच्चे पे। फिर आता है दूसरा सिस्टम। दूसरे सिस्टम का नाम है मीजो सिस्टम। मीजो मतलब होता है मिडल, बीच का, जिसमें कुछ बीच वाली चीज आ रही हो। मीजो का मतलब है मिडल। मीजो सिस्टम में क्या आता है? मीजो सिस्टम में आता है इंटरैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इंटरैक्शन। देखो पिछले सिस्टम में था घर और स्कूल का अलग अलग प्रभाव, मीजो सिस्टम में आएगा अगेन घर का ही प्रभाव है, स्कूल का ही प्रभाव है, बट इन दोनों का आपस में कैसा इंटरैक्शन हो रहा है। गुणा का ये जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तब लगाते हैं जब इंटरैक्शन हो, अंतःक्रिया हो, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करें। तो होता क्या है, स्कूल का और घर का आपस में जो इंटरैक्शन है, घर का प्रभाव स्कूल पर पड़ रहा है, स्कूल का प्रभाव घर पर पड़ रहा है, और इन दोनों के इस इंटरैक्शन का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं मीजो सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स और टीचर मिलते हैं, बच्चे के बारे में बातचीत करते हैं, और जो भी बातचीत और कंक्लूजन निकला उसके अकॉर्डिंग बच्चे के ऊपर कुछ उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा। बच्चे के लिए नई नई स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा, जो भी किया जाएगा। तो ये मीजो सिस्टम का एग्जांपल है। ऐसी आजकल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, जैसे स्कूल में होती है ना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में होता क्या है,
स्कूल का स्टाफ और बच्चों के घर का कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी बच्चों की घर, उनके पेरेंट्स, उनके आसपास के लोग, वो सब मिलकर स्कूल के लिए, बच्चों के लिए कुछ कुछ करते हैं। तो ये है क्या, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी घर का और स्कूल का आपस में इंटरेक्शन है और उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। तो वो क्या है, मीजो सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गए दो, तो दूसरा वाला हो गया। फिर अब तीसरा वाला सिस्टम आता है, और बाहर जा रहे हैं हम। तीसरे वाले सिस्टम का नाम है एक्सो सिस्टम। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो एक्सो सिस्टम में आता है बाहर की चीजें। कौन सी बाहर की चीजें, देखो क्या होगा, अभी भी सेम वही चीज है, घर और स्कूल। पहले में था घर और स्कूल का अलग अलग प्रभाव, दूसरे में था घर और स्कूल का दोनों का मिलजुल कर प्रभाव। एक्सो में क्या आएगा, अगेन इन्हीं का आएगा मगर इनडायरेक्ट। जैसे माइक्रो सिस्टम में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता था ना, एक्सो सिस्टम में इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे, घर का एग्जांपल लेते हैं। घर में कौन है, पेरेंट्स हैं बच्चे के, और भाई बहन भी हो सकते हैं। तो बच्चे के पेरेंट्स जो हैं उनका मान लो किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाए, जहां पे वो जॉब कर रहे थे, कंपनी जो भी है या जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, तो उनका ट्रांसफर हो गया। अब पेरेंट्स को जाना है दूसरे शहर। अब जब पेरेंट्स दूसरे शहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा भी उनके साथ जाएगा। बच्चे जब दूसरे शहर जाएगा तो उसका तो सारा एनवायरनमेंट ही बदल जाएगा, उसके फ्रेंड्स बदल जाएंगे, उसका स्कूल बदल जाएगा, उसका प्लेग्राउंड बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। बट क्या ट्रांसफर बच्चे का हुआ है, नहीं, ट्रांसफर तो पेरेंट्स का हुआ है, बट इफेक्ट किस पर पड़ा, बच्चे पर। तो पेरेंट्स के ट्रांसफर का इफेक्ट बच्चे पे पड़ रहा है, ट्रांसफर पेरेंट्स का हो रहा है, ये है एक्सो सिस्टम। तो पेरेंट्स और बच्चा तो आपस में कनेक्टेड है, तो जब पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ तो उसका इंपैक्ट बच्चे पर पड़ा, इसको हम बोलते हैं एक्सो सिस्टम। अब जरूरी है ट्रांसफर यो पेरेंट्स की डेथ हो सकती है, तो मान लो पेरेंट्स की डेथ हो जाए, जब डेथ होगी उसका इंपैक्ट भी किस पे पड़ेगा, बच्चे पे। डेथ बच्चे की थोड़ी हुई है, डेथ तो पेरेंट्स की हुई है, ग्रैंड पेरेंट्स की हुई है, किसी की हुई है, इस तरह से। ऐसे स्कूल में हो सकता है। स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे थे वो टीचर का ट्रांसफर हो जाए, उनकी जगह कोई दूसरे टीचर आ जाए, ट्रांसफर किसका हुआ, टीचर का। इफेक्ट किस पे पड़ा, बच्चे पे। ये है एक्सो सिस्टम। तो एक्सो सिस्टम में ऐसी चीजें आती हैं जहां पर बच्चा उससे डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, उस इफेक्ट जहां से पड़ रहा है, बट क्योंकि बच्चा जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उससे जुड़ा हुआ है, इस वजह से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेरेंट हो मान लो, और आप अपनी जॉब जो भी कर रहे हो उसमें ना आपको बड़ा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की वजह से आप थोड़े परेशान रहते हो, आप घर आते हो, आपका मूड खराब है, बच्चों ने आपसे कुछ कहा, आपने उनको डांट दिया। स्ट्रेस जॉब का है, डांट पड़ गई बच्चे को, बच्चे को जो डांट पड़ी गलती तो बच्चे की नहीं है, स्ट्रेस की गलती है, स्ट्रेस आपका ऑफिस का है, तो ऑफिस के स्ट्रेस का प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है, ये एक्सो सिस्टम है, समझे। तो बच्चा जो है उस पर प्रभाव तो पड़ रहा है चीजों का, बट बच्चा उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। बच्चे का ऑफिस से क्या कांटेक्ट है, कोई कांटेक्ट नहीं है, बट ऑफिस की जो परेशानियां हैं उनका प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है। इस तरह की चीजें आती हैं एक्सो सिस्टम में। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी, स्कूल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है कि स्कूल में ऐसा ऐसा होना चाहिए। पॉलिसी किसके लिए बनाई, स्कूल के लिए, इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, बच्चे पे। तो स्कूल की पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है वो भी एक्सो सिस्टम में आ सकता है। तो इस तरह की चीजें एक्सो सिस्टम में आती है जो बच्चे पर प्रभाव डालेंगी, बट बच्चा उनसे सीधी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, बच्चा सीधी तरह से नहीं जुड़ा, बच्चा इनडायरेक्टली कांटेक्ट में है उनसे, और इसलिए बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, एक्सो सिस्टम। फिर एक्सो से अगर और बाहर जाए तो चौथा सिस्टम आता है। देखिए ना, बाहर जाते जा रहे हैं। ये था बच्चा, सबसे पहला सिस्टम, दूसरा सिस्टम, तीसरा, फिर चौथा सिस्टम। चौथे सिस्टम का नाम है मैक्रो सिस्टम। चौथा सिस्टम है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो, इसमें वर्ड है मैक्रो। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बड़ा, हिंदी में इसलिए इसको बोलते हैं बृहद मंडल, बड़ा मंडल। इसमें बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, नाम से पता चल रहा है ना, मैक्रो सिस्टम है, तो इसमें आएंगी बड़ी बड़ी चीजें। कौन सी बड़ी बड़ी चीजें, इसमें आएगा जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटी, कंट्री, इस तरह की बड़ी बड़ी, मतलब लार्ज ग्रुप का इंपैक्ट जो है बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। और लार्ज ग्रुप नहीं है वो लार्ज पॉपुलेशन जो है उसका इंपैक्ट लार्ज ग्रुप पे और लार्ज ग्रुप का लार्ज पॉपुलेशन पे पड़ रहा है। मतलब जैसे एक धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, हाँ, तो धर्म से जुड़ी कोई चीज अगर होगी तो उसका प्रभाव उन सभी लोगों पर पड़ेगा। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, लार्ज ग्रुप पे, और लार्ज ग्रुप का प्रभाव फिर जब उनके और बच्चे हो रहे हैं, जैसे कोई भी है, उनके बच्चे, तो उस पूरे जो कम्युनिटी है, उनके जो मान्यताएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो पारंपरिक चीजें हैं, उनका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। तो ये है मैक्रो सिस्टम, जहां पे बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे भारत में रह रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो भारत में आपके लिए कुछ चीजें ना जो इंडियन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग होती है, बट अगर आप भारत में नहीं रह रहे होते, कहीं और रह रहे होते, तो उसके अकॉर्डिंग होती।
ठीक है, तो जैसे फेस्टिवल्स आप मनाते हो तो वो इंडियन फेस्टिवल्स आप मनाते हो, छुट्टी आपकी इंडियन फेस्टिवल पे होती है। अगर आप रह रहे होते किसी और देश में तो वहां के फेस्टिवल के अकॉर्डिंग छुट्टियां होती, वहां की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग छुट्टियां होती। ठीक है, तो इसमें वो चीजें आती हैं जिनका प्रभाव बहुत ही बड़ी जनसंख्या पर पड़ता है, जैसे कि मास मीडिया। अब टीवी में आप कोई चैनल देख रहे हो और उसमें कुछ आ रहा है, जो आप देख रहे हो वो अकेले आप नहीं देख रहे हो, उसी टाइम पे उसी चैनल को पता नहीं कितने सारे लोग देख रहे होंगे, और जो उसमें बताया जा रहा है उसका प्रभाव आप पर भी पड़ रहा है और बहुत सारे और लोगों पर भी पड़ रहा है। यह है मैक्रो सिस्टम। तो मैक्रो सिस्टम इज जब प्रभाव बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर पड़े, उसको हम बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। और उस बड़ी पॉपुलेशन में हमारा बच्चा भी है, उस पर भी पड़ेगा प्रभाव। ठीक है, तो मैक्रो सिस्टम में आते हैं कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, कंट्री, मास मीडिया, इस तरह की चीजें जो बहुत बड़ी जनसंख्या पर अपना प्रभाव डालती हैं। और फिर सबसे बाहर है, सबसे एंड में है आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो का मतलब होता है टाइम रिलेटेड चेंजेस। क्रोनो वर्ड का मतलब होता है समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन। तो क्रोनो सिस्टम में क्या आता है? क्रोनो सिस्टम में आता है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज जो आया, जैसे कि आप जो हो, आपका मान लेते हैं आपका जो परवरिश हुई शुरू से लेके, जन्म से लेके शुरू के 5 सालों तक जो भी परवरिश आपकी हुई, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी भी जन्म से लेके शुरू के 5 सालों तक जो परवरिश हुई, जो उनका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लालन पालन हुआ, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मतलब आप जन्म से लेके 5 साल तक आपको कैसा पालन पोषण मिला और आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कैसा मिला, इनमें ना बहुत फर्क है। वो बहुत फर्क किस चीज का है? वो बहुत फर्क है टाइम का। आप जिस तरह से बड़े हुए हो, आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, उन एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस किस चीज का है? वो डिफरेंस है टाइम का। तो हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए, जिस तरह के माहौल में बड़े हुए, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिस तरह के माहौल में बड़े हुए, उनमें जो डिफरेंस है वो है क्रोनो सिस्टम। तो क्रोनो सिस्टम क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज। तो हम जैसे बड़े हुए, हमारे बच्चे वैसे बड़े नहीं होंगे, उनके टाइम में टाइम बदल चुका होगा। इसको बोलते हैं क्रोनो सिस्टम। अब नई नई चीजें आती है, जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होती हैं। मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आया, उससे पहले लैंडलाइन फोन चला करते थे, उससे पहले टेलीग्राम चला करता था, है ना। तो टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज बच्चे को स्मार्टफोन चलाना आता है। जब हम बच्चे हुआ करते थे उस टाइम तो लैंडलाइन हुआ करते थे घर पे, वो भी सबके घरों पे नहीं हुआ करते थे। पूरे मोहल्ले में 2 लोगों के घर में होता था, फोन करना होता था, उनके घर जाते थे। ऐसी टेलीविजन है, आज सबके घरों में कलर टीवी, बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन वाला एलईडी टीवी है। जब हम बच्चे हुआ करते थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, वो भी कुछ घरों में होता था, और अगर आपको टीवी देखना है तो उनके घर जाते थे संडे को महाभारत देखने। तो ये क्या है? ये टाइम के अकॉर्डिंग आने वाले चेंजेस हैं। जैसे जैसे टाइम बदलता है चीजें बदलती हैं, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आती है। अब ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं, इन्वेंशन का ही लेते हैं। टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी बहुत इंप्रूवमेंट आता है। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन डेवलप हुई। पहले जब ये वैक्सीन नहीं थी तो बहुत सारे लोगों को पोलियो होता था, फिर पोलियो की वैक्सीन आ गई और मोहल्ले में हर संडे, हर दूसरे संडे में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। तो धीरे धीरे करके पोलियो खत्म हो गया। तो ये क्यों हुआ? पहले के लोगों को पोलियो होता था, बाद में बच्चों को पोलियो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक नई चीज, एक नई इन्वेंशन हो गई जो पुराने टाइम में नहीं थी। तो टाइम का जो चेंज है वो है क्रोनो सिस्टम। इसके अलावा और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे फैमिली वैल्यूज चेंज हो गई हैं। अब पहले लोग जॉइंट फैमिली को अच्छा मानते थे, आजकल न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है। पहले लोग ग्रुप में रहना पसंद करते थे, आजकल लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। और आप ऐसे देख सकते हो, जैसे पहले डिवोर्स के रेट हैं वो कम हुआ करते थे, आजकल डिवोर्स बहुत ही ओपन चीज है, बहुत ही खुलेआम लोग मतलब तलाक लेते हैं और बहुत खुशी खुशी लेते हैं। पहले तो बड़ा माना जाता था कि कितना गंदा काम कर दिया। तो ये जो चीजें चेंज हो रही है समय के साथ, जो सोच बदल रही है, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, जो एनवायरमेंट बदल रहा है टाइम के साथ, ये है क्रोनो सिस्टम। ठीक है, तो क्रोनो सिस्टम में आती हैं टाइम रिलेटेड चीजें जो टाइम के साथ चेंज होती हैं। फैमिली वैल्यूज, डिवोर्स रेट, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, मेडिसिन की इन्वेंशंस, और बहुत सारी इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये 5 का सिस्टम। अब ध्यान से देखिए क्या बताते हैं ब्रॉनफेन ब्रेनर। वो कहते हैं बच्चा सबसे पहले तो कांटेक्ट से किसमें है? माइक्रो सिस्टम से सबसे ज्यादा प्रभाव उसका पड़ेगा। जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं उनका प्रभाव उतना कम होता जा रहा है। तो सबसे कम प्रभाव किसका पड़ेगा? क्रोनो सिस्टम का। बट हर बाहर वाली चीज अंदर वाले पे प्रभाव डालती है। तो क्रोनो सिस्टम 5वां जो है वो चौथे पर भी प्रभाव डालेगा, वो तीसरे पर भी प्रभाव डालेगा, वो दूसरे पर भी प्रभाव डालेगा, वो
पहले पर भी प्रभाव डालेगा और वो ऑब्वियसली बच्चे पर भी प्रभाव डालेगा। तो हर बाहर वाला सिस्टम अंदर वाले पर प्रभाव डालता है, अंदर वाला बाहर वाले पे कम प्रभाव डालता है, तो हर बाहर से अंदर की तरफ प्रभाव जाएगा। तो चौथा वाला जो है वो तीसरे दूसरे पहले पर तो प्रभाव डालेगा, बट जो चौथा वाला है वो पांचवें पर कम प्रभाव डालेगा बट कम डालेगा। तो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ब्रॉनफेन-ब्रेनर कि किस तरह से चीजें बदलती हैं, किस तरह से हमारे ऊपर या हमारे विकास पर इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ब्रॉनफेन-ब्रेनर। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है, क्यों हमें पढ़ना है। बहुत ज्यादा ऐसा कोई एजुकेशनल इंप्लीकेशन नहीं है। बहुत ज्यादा का मतलब यहां पे ये नहीं है कि बहुत नंबर में ज्यादा नहीं है, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है बट गिनती में बहुत कम है। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है? एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ब्रॉनफेन-ब्रेनर की थ्योरी की सबसे पहली चीज देखो, आपको समझना है कि बच्चा जो है उस पर इंफ्लुएंस पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है उसके एनवायरमेंट का। तो सबसे पहली चीज तो अंडरस्टैंड दैट एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो बच्चे का जो वातावरण है वो उसके विकास पर अपना प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। तो अगर हम ये समझेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि जैसा बच्चा विकसित हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब ये जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस मैं बता रहा हूं इसमें क्या चीजें आती हैं उसको मैं अलग से लिख देता हूं। तो प्रभाव पड़ता है एनवायरमेंट का, इन्फ्लुएंस पड़ता है उसके आसपास के एनवायरमेंट का। और इन्फ्लुएंस किस चीज का पड़ता है, ध्यान से सुनिए, उसकी कम्युनिटी, उस बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब गरीब परिवार से है, अमीर परिवार से है, उसका कल्चर। तो आपको समझना है बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका गरीब होना अमीर होना, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं, उसकी कम्युनिटी, जिस माहौल में बच्चा रहता है, कम्युनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे के डेवलपमेंट पे। तो बच्चे के डेवलपमेंट पे इनका जो इंपैक्ट पड़ता है वो हमें बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि कल्चर, सामाजिक आर्थिक स्तर, बच्चे का समाज, उसके सोचने को, उसके समझने के तरीकों को, उसकी अपने जीवन को लेके इच्छाओं को, बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है। तो मेरी लाइफ का एम क्या है ये इस पे डिपेंड करेगा कि मैं कैसी कम्युनिटी में बड़ा हुआ, ये इस बात पे डिपेंड करेगा मेरे आसपास की संस्कृति कैसी है, या मेरा पारिवारिक माहौल कैसा है, हम गरीब परिवार से हैं या हम अमीर परिवार से हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी अपेक्षाएं बदल जाएंगी, मेरे उद्देश्य बदल जाएंगे, मेरी लाइफ के मीनिंग बदल जाएंगे। ये आपको समझना है। फिर आपको समझना है कि क्योंकि घर का प्रभाव पड़ता है, सब चीजों का प्रभाव पड़ा, तो घर से कनेक्ट होना है। तो कोशिश करनी है, जो कि एनसीएफ में भी कई बार कहा गया है, कनेक्ट करो स्कूल को और घर को। कनेक्ट स्कूल एंड होम। या इस कनेक्शन को अगर हम दूसरी तरह से लिखें तो स्कूल में कौन है, टीचर्स, होम में कौन है, पेरेंट्स। तो ये आपस में कनेक्ट हो, ये बहुत जरूरी है। कैसे कनेक्ट होंगे? अब एक तो उपाय है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बट सिर्फ ये ना हो, टीचर टाइम टू टाइम पेरेंट्स को इनवाइट करे स्कूल में कि आप बच्चों को आके कुछ बताओ, स्पीकर बन के बताओ, आप वॉलंटियर वर्क करो। जैसे स्कूल में कुछ एक्टिविटी हो रही है तो उसमें आप अपना अगर योगदान देना चाहते हो तो ये दो, तो वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व किया जाए पेरेंट्स को। पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो एक चीज है ही, बट स्पीकर बना के बुलाया जाए कि आप आइए किसी दिन बच्चों को अपने काम के बारे में बताइए ताकि बच्चे इसके बारे में जान सके। तो इस तरह की एक्टिविटीज भी की जाए, तब घर और स्कूल बच्चे का कनेक्ट होगा। तो ये थी एजुकेशनल इंप्लीकेशंस। अब बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म। ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं है, किस बात को लेकर आलोचना की गई। आलोचना इस बात को लेकर की गई कि इन्होंने इग्नोर कर दिया था पहले तो बायो वाले पार्ट को, और एक और चीज इग्नोर करिए, वो है कॉग्निशन। बच्चे की कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया बायोलॉजिकल फैक्टर्स को एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स को बच्चे के डेवलपमेंट पे। इग्नोर्ड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा इग्नोर्ड कॉग्निटिव फैक्टर्स। तो इन सबको इन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। और फिर एक और छोटी सी कमी कह सकते हो आप, इन्होंने देखो डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है, सिस्टम्स में एक्सप्लेन किया, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि स्टेजेस का मतलब स्टेज वाइज या स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इन्होंने इग्नोर कर दिया है स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट को। तो आप ये भी कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट को इग्नोर कर दिया या स्टेजेस को इग्नोर कर दिया, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।